स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चैप्टर का नाम है स्पेक्ट्रम और इसको हम लोग शुरू करते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू कैसे लाइट डेविएट करती है ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन टर्म पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दोनों ट्रांसपेरेंट हो तो लाइट रे जब जाती है पास करती है तो एक्चुअली में लाइट रे अपने पाथ से ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है और इस फिनोमेनन का नाम क्या था, रिफ्रैक्शन। तो हमने देखा कि प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है वो फर्स्ट सरफेस पे भी होता है और यहाँ सेकेंड सरफेस पे भी होता है। यहाँ पर भी फर्स्ट सरफेस पे रेयर से डेंसर जाने में, फिर डेंसर से रेयर में। और ये हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो डेविएशन है, टोटल डेविएशन, यहाँ पे इतना डेविएशन और यहाँ पे ये टोटल डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, ये इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये डेविएशन 2 यहाँ आएगा सिर्फ इतना, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो डेविएशन है हमारा, ये डेविएशन डिपेंड किस पे करता है, एंगल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है और ग्लास मटेरियल पे डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब जहां बात आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करने की, यानी कि कलर और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। यहाँ इसमें आपको जो रेड लाइट है वो सबसे ज्यादा सबसे कम डेविएट करेगी, जबकि वॉयलेट लाइट क्या होगा, सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, रेड सबसे कम डेविएट करेगा। यहाँ वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बातें अभी आपको बताई। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन कलर। अब डेविएशन किस तरह से कलर पे या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जो पर्टिकुलर कलर है ना उसका अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, बढ़ता है विथ डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बताया हमने। अब ये वॉयलेट क्या है, ये सबसे कम डेविएट कर रहा है, सबसे छोटा इसका वेवलेंथ है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसीलिए रेड कम डेविएट कर रहा है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एंड सो द डेविएशन कॉज्ड बाय अ प्रिज्म आल्सो इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ। डेविएशन बिल्कुल इसके कैसे है, इनवर्स है, ठीक है। अब जैसे कि डेविएशन अगर हम बात करें डेविएशन और वेवलेंथ की, तो डेविएशन मैक्सिमम फॉर मिनिमम वेवलेंथ, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा डेविएशन, रेड के लिए सबसे कम डेविएशन। इनविजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है, ये जो विबग्योर है, जो हमको दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, जो वेवलेंथ है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम वॉयलेट वाले के लिए, और रेड का कितना है वेवलेंथ, 8000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसलिए ये इसका वेवलेंथ कम है और इसका जस्ट डबल है, तो ज्यादा वेवलेंथ तो डेविएट करेगा लिस्ट, और कम वेवलेंथ तो डेविएट करेगा मोस्ट। यही बात यहाँ पे है। अब ये डिस्पर्सन क्या है ये देखते हैं हम लोग। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेक्ट्रम। अब न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन ने एक क्लोज्ड रूम लिया। अब क्लोज्ड रूम के अंदर एक स्मॉल एपर्चर से उसने परमिट किया कि भाई लाइट आए, है ना। जैसे हम खिड़कियां खोलते हैं, अगर किसी का सूरज की रोशनी बिल्कुल उधर से डायरेक्ट आती है तो पूरा चारों तरफ से आप बंद कर दो, एक स्मॉल होल कर सकते हो आप कि उस होल से क्या हो, लाइट आए। अब ये जो व्हाइट लाइट आ रही थी, इसके रास्ते में क्या रख दिया, एक प्रिज्म रख दिया। जब प्रिज्म रखा तो प्रिज्म से बाहर क्या निकला, अलग अलग कलर्स की लाइट्स निकली। कैसे निकली वो भी डिटेक्शन हुआ। डिटेक्शन कैसे हुआ, एक स्क्रीन लगा दी गई, और स्क्रीन कैसी लगाई गई भाई, व्हाइट स्क्रीन लगाई गई। इस व्हाइट स्क्रीन पे 7 बैंड ऑफ कलर्स मिले। इसी 7 बैंड ऑफ कलर्स को स्क्रीन पे ऑब्टेन करना स्पेक्ट्रम कहलाया। और ये जो व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना मेनी कलर्स में, 7 कलर्स में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, ये कहलाया हमारा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, यही काम न्यूटन ने किया। व्हाइट लाइट से
यानी कि जो सन की लाइट है उसको एंटर करने दिया एक डार्केंड रूम में थ्रू अ स्मॉल एपर्चर इन अ विंडो एंड प्लेस्ड द ग्लास प्रिज्म इन द पाथ ऑफ लाइट रेज। The light coming out of the prism was received on a white screen। यहाँ पे खिड़की की रोशनी से लाइट आई और फिर उसके बाद प्रिज्म के दूसरी साइड पे व्हाइट स्क्रीन रख दी, मिल गया। The screen was found colored with the color of a rainbow। हम लोग जो इंद्रधनुष देखते हैं बारिश के मौसम में, तो वो जो इंद्रधनुष का कलर होता है 7 कलर्स, बिल्कुल वैसे ही 7 कलर्स हमको मिले। This colored बैंड is termed as spectrum। इस कलर बैंड को क्या कहा गया? स्पेक्ट्रम। In the spectrum, each color is mixed with the other color. It means there is no separate boundary line for the of a color। एक पर्टिकुलर कलर दूसरे कलर के साथ यहाँ पे मिक्स है, यानी कि इनकी कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं है कि हाँ इसके बाद दूसरा कलर, उसके बाद दूसरा कलर। एक कलर थोड़ा धुंधला हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा कलर वहां से शुरू हो रहा है, मतलब वो मिक्स है, प्रॉपर बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देगी। और ये कलर कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और याद करना है तो वेब क्योर शॉर्ट फॉर्म में। न्यूटन ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया? दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। कि व्हाइट लाइट कैसी है? वो 7 कलर्स से बनी हुई है, पॉलीक्रोमैटिक है, यानी सिंगल। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है एक कलर की बनी हुई, मोनो मतलब एक और पॉली मतलब मेनी, तो मेनी कलर्स से ये बनी हुई है। ईच कलर करेस्पॉन्ड टू अ स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ। और हर एक कलर का अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेंज है, यानी कि उस रेंज के बाद दूसरा कलर है, उस रेंज के बाद कोई और कलर। Thus white light consists of very large number of wavelengths। यानी कि जो व्हाइट लाइट है इसमें अलग अलग जो है कि वेवलेंथ का रेंज है। 4000 एंगस्ट्रॉम जो विजिबल वाला है, 4000 एंगस्ट्रॉम इसका है वेवलेंथ, और 8000 किसका है एंगस्ट्रॉम? इसका आपका रेड वाले का है। अच्छा एक चीज देखना, इसके बियॉन्ड भी तो हमको मिल रहा है स्पेक्ट्रम, इसके बियॉन्ड भी मिल रहा, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इट इज पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये व्हाइट लाइट ही क्या है? इस 7 कलर से बनी हुई है, और ये कैसा है? पॉलीक्रोमैटिक है नेचर में। देखने में मोनोक्रोमैटिक लग रहा है, सिर्फ व्हाइट दिख रहा है, लेकिन है कैसा? पॉलीक्रोमैटिक। अब साबित भी करना पड़ेगा, बोल दिया तो। पहले यहाँ पे देख लो डेफिनेशन कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors is called dispersion। ये कौन से फिनोमेना है कि हमने व्हाइट लाइट को पास कराया प्रिज्म के थ्रू और इसको हमने स्प्लिट करवा दिया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। देख रहे हो यहाँ पे इसको डेविएशन मिलेगा प्रिज्म के अंदर पहले सरफेस पे, पहले सरफेस के बाद दूसरे सरफेस में, फिर से इसको डिस्पर्सन वो ये डेविएशन मिलेगा, और ये बैंड ऑफ कलर्स यहाँ पे स्क्रीन लगा के आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये जो हमने स्प्लिट करवाया इसको इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, यानी जो ये 7 कलर्स का बना था, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, द कलर बैंड ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वो जो कलर बैंड मिला व्हाइल पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। अब व्हाइट लाइट को पास करते हुए यहां जो आपको स्क्रीन पे ये जो बैंड ऑफ कलर्स मिल रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। कॉज ऑफ डिस्पर्सन क्या है? आखिर ये डिस्पर्सन हो क्यों रहा है? आखिर एक व्हाइट लाइट क्यों 7 कलर्स में क्या हो जा रही है? बिल्कुल फैल जा रही है। देखो यहां पे अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में हो जा रही है डेविएट होके। When white light is incident on the first surface of a prism and enters it, light of different color is refracted through different angles। व्हाइट लाइट है बाहर तक, लेकिन जैसे ही यहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, हर किसी का अलग अलग रेंज है वेवलेंथ का, हर किसी का अपना अपना कलर है, तो हर कोई क्या कर रहा है? अब अपना इफेक्ट दिखा रहा है। हर एक कलर की लाइट अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही, अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ही उसमें ट्रेवल कर रही है, और इसमें वॉयलेट ज्यादा डेविएट हो जा रहा है
और रेड कम डेविएट हो रहा है और बाकी कलर्स भी इसीलिए आपको विजिबल हो रहे हैं। और फर्स्ट रिफ्रैक्शन में कम हो रहा है तो सेकंड रिफ्रैक्शन में और ज्यादा हो जा रहा है, और सेकंड रिफ्रैक्शन में स्क्रीन लगा दो तो सारे बैंड ऑफ कलर्स दिख जा रहे हैं। तो सॉरी, तो डिस्पर्सन क्यों हुआ? डिस्पर्सन इसलिए हुआ क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग है, तो सब अलग अलग एंगल पे यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं। कोई ज्यादा डेविएट हो रहा है, कोई कम डेविएट हो रहा है। अब सवाल ये होता है कि क्या प्रिज्म में ऐसा कुछ है कि व्हाइट लाइट डालो तो 7 कलर्स निकलते हैं, या फिर व्हाइट लाइट ही 7 कलर्स की है? तो इसके लिए ये पहला वाला फिनोमेना है। पहला है कैसे? यहां पे हमने ये देखा कि व्हाइट लाइट को पास करा रहे थे हम, तो व्हाइट लाइट को पास कराते हुए हमको 7 बैंड ऑफ कलर्स मिल रहे थे, और ये रहा हमारा स्पेक्ट्रम यानी व्हाइट स्क्रीन। व्हाइट स्क्रीन पे हमने देख लिया कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमको ग्रीन कलर मिल रहा है। हमने ग्रीन कलर की जगह पे क्या कर दिया? एक होल कर दिया और ग्रीन लाइट को पास होने दिया और एक दूसरा प्रिज्म रख दिया। अब जब ग्रीन लाइट को पास होने दिया और दूसरा प्रिज्म रख दिया, तो ये जो ग्रीन लाइट जा रही है ना प्रिज्म के अंदर, वो दूसरी तरफ भी कैसे निकल रही है? ग्रीन कलर की निकल रही है। अगर प्रिज्म के अंदर कोई खासियत होती कि वो एक कलर को 2 3 कलर 4 कलर 5 6 7 कलर में कन्वर्ट कर सकता, जैसे व्हाइट को यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिला मेरे को, 7 बैंड ऑफ कलर्स मिले, तो यहाँ पे भी ग्रीन लाइट भी जाती तो ऐसा बैंड मिलता कि नहीं? अब एक नहीं मिलता, 2 मिल जाते, 3 कलर मिलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक ये एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये कि जब व्हाइट लाइट से हमको 7 कलर्स मिले, एक दूसरा वाला हमने प्रिज्म रख दिया इन्वर्टेड फॉर्म में, तो अगेन ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन अगेन क्या कर रहा है? सारे कलर्स को एक जगह पे मिला दे रहा है, और यहां से जो लाइट इमिट हो रही है वो किस कलर की लाइट मिली? तो स्क्रीन लगाने पे देखा गया कि ये व्हाइट लाइट ही मिली, यानी व्हाइट लाइट ही 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो रही है, और 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स होने के बाद अगेन यहाँ पे कंबाइन होकर व्हाइट लाइट मिल जा रही। इन दो एक्सपेरिमेंट से मुझे ये समझ में आता है, आपको भी समझ में आना चाहिए कि प्रिज्म इटसेल्फ इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कलर। एक्चुअली में वो कलर किसके पास है? व्हाइट लाइट के पास है, तो इट मींस इट इज पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर। मूव करते हैं फर्दर। कलर इन व्हाइट लाइट विद देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज। कलर कौन कौन से हैं? विबग्योर देख लिया। Wavelength is the characteristic of color irrespective of its origin. It means ये कहना चाहता है कि ये जो कलर है कहीं से भी निकले, जैसे रेड लाइट है, मैं लेजर लाइट से जलाऊं या फिर किसी टॉर्च की मदद से जलाऊं, या फिर मैंने CFL ले लिया रेड जलने वाला, तो रेड लाइट जहां से भी एमिट हो रही होगी वो रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा सेम होगा, चाहे वो आप किसी भी सोर्स से जला लो। It means कि the light of the same color obtained from different sources will have the same wavelength। ठीक है, एक छोटे से बल्ब से लेके एक हाइड्रोजन वगैरह से लेके किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर लो, CFL ट्यूबलाइट किसी चीज का सेम कलर का अगर आप ले रहे हो, तो जो वेवलेंथ होगी एक कलर की वो पर्टिकुलर सोर्स से, किसी भी सोर्स से, सॉरी डिफरेंट सोर्सेस से एक कलर एक ही वेवलेंथ का निकलेगा। In other words, color is the subjective property of light related to its wavelength। ठीक है, यानी कि ये वॉयलेट का है तो ये वॉयलेट का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसी वेवलेंथ में कोई दूसरी कलर की लाइट मिल जाएगी, नहीं, सोर्स चाहे कुछ भी हो आपका। अब यहाँ पे कलर दिया हुआ है विबग्योर का, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है हर्ट्ज में, और वेवलेंथ की रेंज दी हुई है नियरली, है ना, एक्यूरेट नहीं है, एप्रोप्रिएट है यहां पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड एंड द वायलेट एंड्स इज कॉल्ड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। अब यहां पे जैसे हम लोग डायग्राम अभी देख रहे थे कि ये था हमारा प्रिज्म, और इसमें लाइट अभी डेविएट की, और ज्यादा डेविएट कर गई, यहां पे हमको क्या मिल गया? विबग्योर मिल गया। लेकिन यहां पे क्या है भाई? यहां पे भी आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, बट एक्चुअली आपकी रेटिना एक्साइट नहीं हो रही, उसकी वजह से आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम। रेड के बियॉन्ड भी स्पेक्ट्रम है, वायलेट के बियॉन्ड भी स्पेक्ट्रम है।
द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम जस्ट बियॉन्ड द रेड एंड कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अब रेड से ऊपर इंफ्रारेड, वायलेट से नीचे अल्ट्रा वायलेट, while the portion of spectrum just before the violet end called the ultraviolet spectrum। अब इनका क्या है, इनका साइज देखो वेवलेंथ का इंक्रीज करता जा रहा है रेड के ऊपर, और वायलेट वाले में इनका साइज और ज्यादा कैसा है, डिक्रीज किया हुआ, यानी कि कम है। The waves from other part of electromagnetic spectrum do not excite the retina, some of them rather damage the retina। अब दिखाई तो देता नहीं वो रेज हमको, इनविजिबल स्पेक्ट्रम है और हमारी आंखें एक्साइट नहीं होती, बट उनकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी आंखें डैमेज भी हो सकती हैं। Thus the eye is sensitive only to a very small part of the electromagnetic spectrum। देखो रेंजेस ये हैं जहां तक हम लोग जानते हैं, इस रेंज के अंदर देखो कितना मामूली सा रेंज है जो हमारा विजिबल लाइट है, जिसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव है, रेदर बाकी सब हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। फर्दर आगे देखते हैं अप्रोक्सीमेट रेंजेस ऑफ वेवलेंथ। गामा रेज का रेंज देख लो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। याद रखो पहले वाले का, क्योंकि पहले वाले से बाकी सब मालूम हो जाएंगे। देखो गामा रेज का 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, शॉर्टर है बल्कि इससे कम है ना, इससे भी कम, इससे भी नीचे गामा रेज। एक्स रेज का स्टार्टिंग कहां से होगा, जहां पे इनका एंड होगा, यानी 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। अल्ट्रावायलेट का कितना होगा, यहां पे इनका एंड हो रहा है तो यहीं से इनकी स्टार्टिंग होगी 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम किसका है, वायलेट का, यानी अब विजिबल लाइट में हम लोग इंटर कर गए। ये देखो नैनोमीटर में वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग विजिबल में, तो विजिबल में देखो 4000 एंगस्ट्रॉम किसका है, वायलेट का, वही रेड का कितना है 8000 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में भी देख लिया। इंफ्रारेड रेडिएशंस में देखो ये रेंज 8000 से कितनी जाती है, 10 पे पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। कितना, 10 पे पावर 7। अच्छा ये कितनी जाएगी, ये भी पावर ऊपर लगेगा, 10 पे पावर 7 एंगस्ट्रॉम से माइक्रोवेव जाएगा और साइज कितनी होगी यहाँ पे 10 पे पावर 11 एंगस्ट्रॉम तक। और वही रेडियो वेव्स क्या होती हैं, अबव 10 पे पावर 11 एंगस्ट्रॉम तक। इतनी बड़ी वेवलेंथ होती है, इसीलिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है दूर दूर तक सिग्नल भेजने में। अब वो प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं जो कॉमन है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, सबके लिए कॉमन है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ इंटायर वेवलेंथ रेंज do not require any material medium for their propagation। प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करता। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट मीडियम। They all travel with the same speed in vacuum or air, which is same as the speed of light 3 into 10 पे power 8 meter per second। They exhibit the property of reflection and refraction। भाई इनमें भी रिफ्लेक्शन होता है, जैसे विजिबल वाला हमने देखा है। In रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि when an electromagnetic wave passes from one medium to the other, its speed and wavelength changes। यहां पे स्पीड ऑफ वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, ये भी बात हमने पिछले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होने वाली है, स्पीड चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि these waves are not affected by electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड these waves are transverse waves, यानी कि ये अपने जगह पे क्या होता है, परपेंडिकुलरली भी आगे बढ़ते हुए, लॉन्गिट्यूडनली ये परपेंडिकुलरली भी क्या करती हैं, ये अप एंड डाउन होते हुए जाती हैं। These waves are produced by एन एक्सेलरेटेड चार्ज। जब एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तभी ये क्या करेंगे, ये रेज प्रोड्यूस होंगी। और ये वाला टर्म भी अभी आगे पढ़ोगे आप।
सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं, वहां पे तो हमने कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ रेंज पढ़ा और रेंज पढ़ने के बाद हम लोगों ने कॉमन प्रॉपर्टीज देख ली। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक को देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं, यूजेस। सबसे पहला है गामा रेज। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होता है? ये these are the most energetic electromagnetic radiations of shortest wavelength. They are obtained in emission from the radioactive substances due to the energy change in the nucleus of their atom. अब यहाँ पे होगा क्या, न्यूट्रॉन हिट कराएंगे हम इसके ऊपर, जैसे यूरेनियम वगैरह होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो उसमें होगा क्या कि उसकी वजह से ये एक्साइट होगा, एक्साइट होने की वजह से वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में चेंज होगा या फिर डॉटर वाले में चेंज होगा और उसकी वजह से गामा रेज प्रोड्यूस होंगे। ये सारी चीजें डीपली आप पढ़ने वाले हो रेडियो एक्टिविटी में और वो चैप्टर भी जल्दी अपलोड होगा। अब न्यूक्लियर वाले में आपने देख लिया कि न्यूक्लियर एक्टिविटी जो होती है उसमें आपको ये गामा रेज प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के होते हैं और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से क्या करेंगे, सबसे ज्यादा दूर तक जाएंगे, सबसे ज्यादा। दे कैन पेनिट्रेट इजीली थ्रू द थिक मेटेलिक शीट ऑफ सच एज 30 सेंटीमीटर थिक आयरन। 30 सेंटीमीटर थिक आयरन को भी ये क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। लाइक एक्स-रेज दे आल्सो कॉज fluorescence when they strike the fluorescent materials such as zinc sulfide। अभी जो फ्लोरेसेंट मटेरियल वगैरह होता है वो चमक तो नहीं रहा है, लेकिन पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेज वगैरह उसके ऊपर जब पड़ती है तो वो कैसा हो जाता है, फ्लोरेसेंट होता है, चमक पैदा होती है उसके अंदर। तो ये फ्लोरेसेंस किसके अंदर काज करेगा, जिंक सल्फाइड के अंदर। जिंक सल्फाइड कैसा है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है। गामा रेडिएशन कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू द ह्यूमन बॉडी एंड कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज। गामा रेज के आप संपर्क में ज्यादा रहोगे तो बहुत ज्यादा आपको क्या करेगा, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए क्या है, आप देख सकते हो कि देखो हाथ से ये कैसा इजीली पास कर जा रहा है। इसके अलावा ये डैमेज करता है, बायोलॉजिकल डैमेज करता है। इसको ट्यूमर के लिए, ट्यूमर के इलाज के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है ना। दे आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू किल कैंसर सेल्स एंड इन इंडस्ट्री टू चेक वेल्डिंग। अब यहाँ पे इतना मोटा ये आयरन है, अब देखो वेल्डिंग वगैरह कहीं करना है तो कहीं बच तो नहीं गया, कहीं वो गैप तो नहीं है, तो वो भी कैसे टेस्ट हो जाएगा, गामा रेज की मदद से टेस्ट हो जाएगा। और इलाज भी होता है, देखो इसका इस्तेमाल किया जाता है इलाज में भी। नेक्स्ट है आपका इसके बाद एक्सरेज। एक्सरेज क्या है कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज are stopped by a heavy metal target of high metal point। हाई मेटल पॉइंट का यहाँ पे हमने ले लिया एक टारगेट और ये कैथोड रेज हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अब ये कैथोड रेज जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं इससे लड़े, इससे स्टॉप हुए, तो जो रेज हमको बाहर निकल के दिख रही हैं, मिल रही हैं, वो ये रेज कौन सी है, ये रेज है आपकी एक्स रेज। They have wavelength in the range of 0.1 angstrom to 100 angstrom। ये जो है साइज हो गया, वेवलेंथ का रेंज हो गया। X-rays are chemically more active radiation than the ultraviolet radiation। अल्ट्रावायलेट से ज्यादा खतरनाक ये रेडिएशंस हैं। They strongly affect the photographic plate। फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उसको ज्यादा ये अफेक्ट करते हैं। They cause fluorescence in certain materials such as zinc sulfide। जिंक सल्फाइड की तरह ही जिंक सल्फाइड में भी ये क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट कॉज करती हैं। यानी कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड अगर मटेरियल आपने रखा तो वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा उसके अंदर ग्लो आएगा, है ना, फ्लोरेसेंस। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ह्यूमन फ्लेश। हमारे मसल्स से, फ्लेश से वो पास हो जाती है। बट दे आर स्टॉप्ड बाय बोन्स। और हड्डियों से स्टॉप हो जाती है। इसीलिए इसको किस लिए यूज किया जाता है, एक्सरेज के लिए। एक्सरेज को यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लिए हम लोग एक्सरे करवाते हैं। बोन्स में कहीं फ्रैक्चर हो जाए, टीथ में हो जाए, रेडियोग्राफी वगैरह में यूज होता है। एंड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस सच एज कैट स्कैन इन मेडिकल साइंस। एक्सरे इज आल्सो यूज्ड
फॉर स्टडिंग एटॉमिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टल, क्रिस्टल्स के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उसको पढ़ने के लिए भी, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की स्टडी में भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरेज आर यूज्ड बाय द डिटेक्टिव एजेंसीज टू डिटेक्ट द कंसील्ड प्रीशियस मेटल। कोई जो है प्रीशियस मेटल वगैरह लेके जा रहा है, तो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, तो क्या होगा कि आपको एक चैम्बर से पास करना होगा और एक्सरेज आपको बता देंगे, उसको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आप कोई चीज अलग से लेके जा रहे हो कि नहीं, कुछ छुपा के तो नहीं लेके जा रहे हो। इसके बाद है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है भाई? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ जिनका 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक है, आर कॉल्ड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये जो रेंज है, इन रेंज की जो वेव्स हैं, आपका ये वेवलेंथ है इनका अल्ट्रावायलेट वालों का, तो इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय प्रोफेसर जे रिटर इन 1801। अब ये जो पार्ट है, यानी हम लोग अब कहाँ आ रहे हैं, आपका वायलेट के नीचे आ रहे हैं, तो वायलेट के नीचे वाली की पार्ट की बात हो रही है। तो ये जो है आपका डिस्कवर हुआ था प्रोफेसर जे रिटर के द्वारा, तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में देखो, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिज्म है, ये सन से व्हाइट लाइट आ रही है। अब सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है वो प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी और यहाँ पे बनेगा क्या, स्पेक्ट्रम। अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो बीच में ये क्या बनेगा, ये हमारा विजिबल वाला स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक, यहां पे क्या रखा है हमने, यहां पे हमने रख दिया है सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड हमने रख दिया है, तो विजिबल वाले से ये वाला पोर्शन हमारा यहां से यहां तक, ये कैसा रह रहा है, अनअफेक्टेड रह रहा है या बहुत ही कम अफेक्टेड हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये वायलेट से शुरू होता है, रेड पे खत्म होता है, रेड सबसे लीस्ट डेविएट होता है। वायलेट से नीचे की बात करें तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, और ये पहले तो वायलेट में चेंज हुआ कलर में, और फिर वायलेट से किस कलर में चेंज हो गया, डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो गया। मतलब कि वायलेट से नीचे क्या है, रेज हैं जो कि ज्यादा केमिकली कैसी हैं, एक्टिव है देन विजिबल। विजिबल वाले से भी ज्यादा ये केमिकली एक्टिव है, तभी तो इसने ब्राउन वायलेट किया पहले, फिर डार्क ब्राउन कर दिया। तो इन्हीं का नाम क्या है भाई, अल्ट्रावायलेट। डिटेक्शन हुआ कि इफ डिफरेंट रेडिएशन फ्रॉम द रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम टू द वायलेट एंड एंड बियॉन्ड इट आर मेड इंसिडेंट ऑन द सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। जैसा मैंने बताया, अगर सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन पे इसको फॉल कराते हो, वायलेट से नीचे वाला पोर्शन ये ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम रेड टू द वायलेट एंड दैट द सॉल्यूशन रिमेन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, कि बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा सॉल्यूशन की वजह से, सॉल्यूशन के ऊपर वायलेट से रेड स्पेक्ट्रम की वजह से। लेकिन वायलेट के जस्ट बियॉन्ड जैसे ही जाते हो वायलेट एंड के, इट फर्स्ट टर्न्स वायलेट, पहले वायलेट टर्न्स हुआ एंड फाइनली बिकम हो गया, कैसा हो गया, डार्क ब्राउन का, या फिर इसको ब्लैक भी कह सकते हो आप। Thus there exists certain radiation beyond violet, वायलेट के नीचे certain radiation है स्पेक्ट्रम में which are chemically more active than the visible light। जो visible light है वायलेट से रेड तक, उससे ज्यादा केमिकली एक्टिव है नीचे वाले। And these radiations are called the ultraviolet radiation या फिर एक्टिनिक रेस कहा गया इनको। क्वार्ट्ज मटेरियल है, तो क्वार्ट्ज का प्रिज्म, जैसे हम लोग ग्लास का प्रिज्म बनाते हैं, वैसे ही क्वार्ट्ज मटेरियल का अगर प्रिज्म बनेगा तो उसमें आपको इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, रेडिएशन क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जो ग्लास है ना, वो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है इन रेडिएशंस को, है ना। दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज नहीं एब्जॉर्ब करेगा, वेयर एज ऑर्डिनरी ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा अल्ट्रावायलेट लाइट को, तो इसलिए नहीं मिलेगा उस पे। वेवलेंथ रेंज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रीजन, कितना वेवलेंथ रेंज है भाई इनका, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सटेंड इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक, या फिर 10 mm से कह सकते हो 400 mm नहीं होगा, नैनोमीटर होना चाहिए, 10 नैनोमीटर से
आपका 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 = 10, हाँ 10 कितना होता है, 10⁻⁻1 होता है ना, तो 400 नैनोमीटर ही होगा, ये भी कितना होगा 10 नैनोमीटर होगा, क्योंकि ये सब के सब मिलीमीटर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो 4000 से नीचे आना है इसको, ऐसा है ना, विप्योर है ना, ठीक है, तो हम नीचे वाले की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए और ज्यादा ये कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। ये देखो फ्लोरेसेंट मटेरियल पे पड़ रहा है, तो कैसे इसके अंदर फ्लोरेसेंस कॉज कर रहा है, सॉरी ये क्या है, क्वार्ट्ज मटेरियल है, इसके ऊपर ये पड़ रहा है, तो कैसे ग्लो कर रहा है। सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोर्स का है, कहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपको मिलेगा, द इलेक्ट्रिक आर्क एंड स्पार्क गिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जहां कहीं पे इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह होता है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। अ मर्करी वेपर लैंप विथ क्वार्ट्ज एनवेलप, क्वार्ट्ज का एनवेलप लगा हुआ हो सॉरी तो मर्करी वेपर लैंप में क्वार्ट्ज का एनवेलप लगा हुआ है ना, एमिट करेगा लाइट कंटेनिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये चलता ही कहां है, सन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज भी बहुत बड़ा सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, बट फॉर्चुनेटली किस्मत से ओजोन लेयर उसको स्टॉप कर देती है, लार्ज अमाउंट में है ना, लार्ज अमाउंट में पहुंच नहीं पाता हमारे पास तक, क्योंकि ओजोन लेयर क्या कर रही है, इन द अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब देम, उसको क्या कर ले रही है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत ही स्मॉल पोर्शन हम लोगों तक पहुंचता है। फर्दर आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन पास थ्रू प्रिज्म, ये पास कर जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास, ग्लास एब्जॉर्ब करता है। द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम इज देयरफॉर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द रेडिएशन थ्रू अ क्वार्ट्ज प्रिज्म इंस्टेड ऑफ अ ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म की जगह पे किसका यूज करोगे, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करोगे। But the same reason for the same reason the ultraviolet bulbs have the envelope made of quartz instead of glass, तो यहाँ पे भी देखो इसके लिए कैसा एनवेलप हम लोगों ने देखा था कि इसका एनवेलप किस चीज का बना हुआ था, मरकरी वाले का भी यहाँ पे क्वार्ट्ज का एनवेलप इसका बना हुआ है। These radiation travel in a straight line with a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, एयर में लाइट के ही लगभग इसकी स्पीड है। और वैक्यूम, दे आर यूजुअली स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो यहां से ना थोड़ा थोड़ा समझो, इनका क्या है, वेवलेंथ बहुत छोटा है, वेवलेंथ बहुत स्मॉल होने की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स पे जब पड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल पे पड़ने के बाद। स्कैटर होना मतलब फैल जाना, बिखर जाना, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं। दे ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है जैसे लाइट्स में है। दे स्ट्रांगली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एज दे आर केमिकली मोर एक्टिव, ये हमने देखा था सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन वाले में, तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हुए है ना, केमिकली रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ये तो आपका सिल्वर क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड पे जब ये पड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस कॉज करेंगे, चमकेगा, वो थोड़ा सा ग्लो आएगा उसमें। दे कॉज हेल्थ हैजार्ड लाइक स्किन कैंसर इफ आवर बॉडी इज हाईली एक्सपोज टू देम, ये क्या करते हैं, हमारे को क्या करते हैं, सनबर्न कॉज होता है इन्हीं की वजह से, स्किन कैंसर इन्हीं की वजह से, आई कैटरेक्ट इन्हीं की वजह से, स्किन एजिंग भी इन्हीं की वजह से, ज्यादा धूप में रहने की वजह से भी होता है, तो इसीलिए मना किया था ना, बहुत ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए, सुबह का ले लो बस ऐसा ही है, और शाम में निकलो। इनका इस्तेमाल और कहाँ होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, फॉर स्टेरिलाइजिंग पर्पसेस, यानी किसी चीज को स्टेरिलाइज करना, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करना, उसके लिए अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल होता है। फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ जेम्स, जेम्स यानी जो रत्न वगैरह होते हैं, कीमती पत्थर वगैरह, एग्स हो गए, घी हो गया। इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लिए भी हम लोग इसका अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर आगे देखो, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बारे में तो आप ऑलरेडी अब पढ़ चुके, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
The electromagnetic radiation of wavelength 4000 angstrom to 8000 angstrom are called the visible radiation or visible light because in the presence of these radiation the other object can be seen. तो विजिबल रेडिएशन इसलिए क्योंकि हमको इनके प्रेजेंस में बाकी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं. The visible part of the spectrum was discovered by Newton by passing sunlight through prism. जो हमने देख लिया न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था. The sun, electric bulb, flame, hot bodies are the main source of visible light. The visible light is used in photography, in photosynthesis and to see the object around us. इसका यूज कहाँ है भाई? फोटोसिंथेसिस में इसका यूज हो रहा है. फोटोग्राफी, अगर कोई दिखाई नहीं देगा क्या ही फोटो खींचेंगे हम. और इसमें जो मेन कलर्स हैं, प्रोमिनेंट कलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? वो विबग्योर है आपका. चलो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब यहाँ पे एक चीज देखो, शुरुआत कहां से हुई थी? इधर से शुरुआत हुई थी, फिर इधर अल्ट्रावायलेट, अब विजिबल के बाद कहां आएंगे? इंफ्रारेड. यानी कि अब और वेवलेंथ इंक्रीज करेगी. इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में देखें तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10 पे पावर 7 एंगस्ट्रॉम. रेंज देख रहे हो कितना ज्यादा है? रेंज यहां से कैलकुलेट करो ना. देखो 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके, यानी कि आप देखो कि 10 पे पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक, यानी बहुत बड़ा रेंज है. यानी उन वेवलेंथ्स में इसके बीच में देखो कितना ज्यादा है गैप, है ना. वो सारी की सारी कैसी हैं? वो सब इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं. द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय विलियम हर्शेल इन अबाउट 1800. तो विलियम हर्शेल ने इसको पहली बार डिटेक्ट किया था. डिटेक्शन कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं. डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? चलो हम यहाँ पे प्रिज्म बना देते हैं. हमने एक प्रिज्म बना दिया. प्रिज्म बनाने के बाद हमने व्हाइट लाइट लिया. व्हाइट लाइट यहाँ पे अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर गई. ठीक, वैसे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो प्रिज्म में हमको उल्टा बनाना पड़ेगा क्योंकि वायलेट नीचे रहता है, रेड ऊपर रहता है ना. तो यहाँ पे बस आप मेरी भावनाओं को समझो जो मैं कहना चाहता हूं. ठीक, अलग से डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि ऐसे मैंने बना लिया. ठीक है, ये व्हाइट लाइट गई, ये थोड़ा सा गैप और ये फिर और ज्यादा गैप. ठीक, ये वायलेट और ये रहा आपका रेड. ठीक है, ये रहा. अब क्या करना है? अगर एक थर्मामीटर हमने लिया और थर्मोमीटर पे हमने रेड पे उसके बल्ब को यहाँ रेड पे रखा, तो रेड पे देखने में हमको ये रहा कि बहुत माइनर चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. लेकिन जैसे ही रेड से ऊपर लेके गए थर्मामीटर इस स्पेक्ट्रम पे, वैसे ही हमने देखा कि एक राइज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, यानी बढ़ रहा है. हीट डिटेक्ट हो रहा है इसके ऊपर. किसके ऊपर? रेड के ऊपर. इफ अ थर्मामीटर विद अ ब्लैकेंड बल्ब, ब्लैक कलर के बल्ब से, वो ब्लैकेंड हो, वो पूरा बल्ब उसका ब्लैक कलर का कर देना है, फ्रॉम द वायलेट एंड टुवर्ड द रेड एंड, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ स्लो राइज इन टेम्परेचर. अच्छा, ये पूरा नीचे से बात कर रहा है, कह रहा है कि वायलेट से, इधर नीचे से यहां रखा ब्लैकेंड, और फिर इसके बाद धीरे धीरे थर्मामीटर को ऊपर लेके गए. तो पहले तो स्लो राइज हुआ टेम्परेचर में, बट when it is moved beyond the red, जब रेड से ऊपर लेके गए तो रैपिड राइज दिखा इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर थर्मोमीटर की हमको ज्यादा चेंज दिखाई दी. ये नोटिस किया गया. इट मींस दैट द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड एंड हैज सर्टेन रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट बट दे आर नॉट विजिबल. इसका मतलब कि ये ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि हीटिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज कर रहा है, और साथ ही साथ हमको विजिबल भी नहीं है. These radiation are called the infrared और heat radiation. इनका नाम क्या रखा गया? इंफ्रारेड या फिर हीट रेडिएशन इनका नाम है. स्पेक्ट्रम इनका कैसे ऑब्टेन होगा? कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ रॉक सॉल्ट प्रिज्म. रॉक सॉल्ट प्रिज्म बनाओगे आप उससे.
क्योंकि रॉक सॉल्ट प्रिज्म एब्जॉर्ब नहीं करेगा इंफ्रारेड रेडिएशन को, वेयरएज ग्लास क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वेवलेंथ का रेंज कितना है, 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम, यानी कि 8 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक। आगे सोर्सेस कहां पे कैसे मिलते हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन, तो सारी हीटेड बॉडीज सच एज हीटेड आयरन बॉल, फ्लेम, फायर एटसेट्रा, ये सब सोर्स है किसके, इंफ्रारेड रेडिएशन के। ये सब फ्लेम वगैरह इन सब में से क्या निकलेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। सूरज काफी है, बिल्कुल नेचुरल सोर्स मिलेगा आपको। प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है, तो ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस में, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधे लाइन में, with speed equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम में और एयर। ये ओबे करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इनमें भी होता है। दे डू नॉट अफेक्ट द ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म होगा उसको ये अफेक्ट करेंगे। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास बट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय रॉक सॉल्ट, ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं यूज, तो दे आर डिटेक्टेड बाय देयर हीटिंग प्रॉपर्टी। अच्छा पहले वही अभी प्रॉपर्टी में ही है ये भी, तो ये तो यूज भी हो गया कि भाई इसकी मदद से हम लोग यूज करते हैं ना वो टेम्परेचर नापते हैं ना, कोविड में तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ। ये डिटेक्ट कैसे होते हैं, ये डिटेक्ट होते हैं हीटिंग प्रॉपर्टी की वजह से यूजिंग थर्मोपाइल और अ ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर। दे आर लेस स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ। याद रखने वाली बात है कि जो इंटेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के पावर 4 के, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करो रेड और वॉयलेट के बीच में ना, तो सिंपल शब्दों में समझो कि जो वॉयलेट है ना वो रेड से 16 टाइम्स ज्यादा डेविएट करेगा, या ज्यादा सॉरी डेविएट नहीं करेगा कह सकते हो, और क्या करेगा वो स्कैटर होगा इतना। सिंस इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज 1 में लैम्डा पे पावर 4, ठीक है, वही बात है, इतना ज्यादा स्कैटर करेगा। रेड जितना कर रहा है उससे 16 गुना ज्यादा, देखो क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दे कैन पेनिट्रेट डीप इन द एटमॉस्फेयर इवन इन फॉग। अब ये क्या हो रहा है, वायलेट कलर रास्ते में ही बिखर रहा है ना, लेकिन रेड क्या कर रहा है, रेड कम आपका स्कैटर हो रहा है। और ये जो फिनोमिना है अभी आगे और ज्यादा क्लियरली हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंट में हमारे जो है कि डेली हम लोग जो देखते हैं फिनोमिना वो अकर होते हैं। यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, क्या इस्तेमाल है, अब देखो इस्तेमाल में सबसे पहले तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस बाय डॉक्टर, ये थेरेपी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड इन, अरे भाई सिकाई वकाई टाइप से थेरेपेटिक पर्पसेस में। They are used in photography at night, also in mist fog, because they are not much scattered, so they can penetrate appreciably through it. तो नाइट फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। नोकिया N72 में पहली बार दिया हुआ था, इंफ्रारेड से जो है डाटा भी ट्रांसफर हो रहा था, है ना, उसमें इंफ्रारेड था, देखना जाके। और इसके अलावा नाइट फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी वो क्या होगा, काफी अच्छा होगा भाई। वो देख रहे हो यहाँ पे थर्मल इमेजिंग इस्तेमाल किया जाता है, हीट से डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ कुछ है कि नहीं, रात में ना दिखाई दे रहा हो तब भी। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन डार्क रूम, इंफ्रारेड का वाले लैंप का इस्तेमाल किया जाता है डार्क रूम में, डेवलपिंग फोटोग्राफ्स, ताकि फोटोग्राफ्स डेवलप हो, सिंस दे डू नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म केमिकली बट दे प्रोवाइड सम विजिबिलिटी, है ना। एक तो वो इफेक्ट भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ क्या करते हैं, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी भी देते हैं। तो इसलिए देखा होगा कि जहां पे फोटो वोटो ऐसे क्लिप में लटका के रखा रहता है, चारों तरफ रेडिश सा आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन में देखो यहाँ पे लिंक दिख गया है ना, बताया मैं ना। They are used as signal during war as they are not visible and they are not absorbed much in the medium. Medium यानी कि एयर की बात कर रहे हैं, फॉग की बात कर रहे हैं, मिस्ट की बात कर रहे हैं,
तो ये क्या है, एक लार्ज वेवलेंथ वाले हैं, इनके वेवलेंथ का साइज ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वजह से ये पेनिट्रेट करके दूर तक जाते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल, और दिखाई भी नहीं देते, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल्स के लिए। दे आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन एंड अदर गैजेट, तो टेलीविजन वगैरह और अदर गैजेट्स में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं आपके माइक्रोवेव्स। तो these waves are produced by the electronic devices such as क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब। अब माइक्रोवेव वाले डिवाइसेस आपके भी घर में होंगे, माइक्रोवेव वाला ओवन होगा आपके घर में, कॉमनली सबके घर में मिलेगा। दे हैव वेवलेंथ इन द रेंज, वो कहां पे एंड किया था, 10 to power 7 पे, तो 10 to power 7 से 10 to power 11 तक है इनका रेंज एंगस्ट्रॉम में। Frequency is 3 into 10 to power 11 hertz to 3 into 10 to power 7 hertz. They are used for satellite communication. Satellite communication के लिए, analysis of atomic and molecular structure के लिए, for cooking in microwave oven के लिए, and in radar communication, इन सब में ये इसको हम लोग माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसका वेवलेंथ। दीज आर द वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने अब देखे, इनमें सबसे ज्यादा लेंथ का, वेवलेंथ का यही है। दे हैव वेवलेंथ अबव 10 मीटर और 10 पे पावर 11 एंगस्ट्रॉम, और फ्रीक्वेंसी बिलो 3 into 10 पे पावर 7 हर्ट्ज। जितना ज्यादा देख रहे हो बढ़ता जा रहा है वेवलेंथ का साइज, उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना। वेव्स देख लो, ये रहे आपके वेव्स। दे शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितने भी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने देखे, उन सब की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। दीज वेव्स आर यूज्ड मेनली इन रडार कम्युनिकेशन एंड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। तो इन कम्युनिकेशंस के लिए डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पे, है ना। और 5G में इसी को यूज किया जा रहा है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे हम लोग डेली होने वाले फिनोमिनन को और अच्छे तरीके से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू रेले, द स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। यानी कोई पार्टिकल है, वो पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर री इमिट करेगा लाइट, और तुरंत करेगा। जब वो एब्जॉर्ब करेगा, चार्ज आएगा, फिर क्या करेगा, रिलैक्स होने के लिए क्या करेगा, फिर से वो लाइट जो है कि क्या कर देगा, री इमिट कर देगा। इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड लाइट की है, वो पाई गई है टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। इंटेंसिटी किसकी, स्कैटर होने की। यानी कि इसी बात को मैं कह रहा था कि इंटेंसिटी जो है स्कैटर होने की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। यानी कि रेड और वायलेट की बात करें तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसका पावर 4, अगर यहाँ पे कितना, अगर 2 रख दो तो कितना हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16। यानी कि जितना आपका वो जस्ट डबल है ना इसका। वायलेट का कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है, वहीं रेड का कितना है, 8000 एंगस्ट्रॉम है। तो ये वेवलेंथ जस्ट डबल है, तो 2 पे पावर 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यानी वायलेट वाला जो कलर होगा 16 गुना ज्यादा बिखरेगा एनवायरनमेंट में एज कंपेयर टू रेड वाले से, ठीक है। रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट, रेड लाइट कम, violet light is scattered nearly 16 times more than the red light। अब समझ में आ गया कि किसकी बात हो रही थी। तो देखो एनवायरनमेंट पे जो लाइट आ रही है वो तो देखो पूरा पॉलीक्रोमेटिक है, हर एक कलर की है, लेकिन हो क्या रहा है कि एनवायरनमेंट में जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू वाला कलर है वो ज्यादा बिखर जाता है, और अर्थ पे मैक्सिमम कौन पहुंचता है, अर्थ पे मैक्सिमम पहुंचता है मेरा कौन सा, रेड, ऑरेंज और येलो वाला पोर्शन। येलो, ऑरेंज, रेड वाला, उसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिनन हैं। सबसे पहला फिनोमिनन है कौन सा, आपका स्काई ब्लू है। अच्छा, वो जो स्कैटरिंग हो रही है, एज अ रिजल्ट light traveling in forward direction has less intensity of color of violet and more intensity of color of the red end. But if the size of air molecule or scattering particle is bigger than the wavelength of the incident light,
द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट। इस बात को भी समझिए आप। कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास विबग्योर है, ये विबग्योर जो है ये इतना कलर लाइट का पूरा आपके पास आ रहा है। अब ये जो कलर आ रहा है तो इनके वेवलेंथ छोटे हैं, ये पार्टिकल्स पे पड़ रहे हैं और ये स्कैटर हो जा रहे हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू। वायलेट सबसे ज्यादा, उससे कम दिख रहा है इंडिगो, उससे कम दिख रहा है ब्लू, उससे कम ग्रीन, फिर उसके बाद येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब मैक्सिमम हमारी धरती तक पहुंच रहे हैं, हम ऑब्जर्वर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर साइज ऑफ एयर मॉलिक्यूल और स्कैटरिंग पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल हो जाओ या फिर जो है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वाले जो पार्टिकल्स हैं हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर के अंदर, बिगर देन द वेवलेंथ हो जाए इंसिडेंट लाइट के, यानी कि ये लाइट का वेवलेंथ है इसका कुछ अपना, और इसके वेवलेंथ से बड़ा है पार्टिकल, पार्टिकल जो है वेवलेंथ, ये सॉरी क्या लिखेंगे, उल्टा करेंगे ना, ये पार्टिकल का साइज है और ये हमारा वेवलेंथ है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा हो गया, बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ। यानी कि अगर ये पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा छोटा रहेगा तो ये सबके सब अनइक्वली क्या होंगे, स्कैटर होंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा, ये सब कम स्कैटर होंगे। लेकिन वहीं अगर पार्टिकल बड़ा होगा वेवलेंथ से, तो ऐसे कंडीशन में सारे के सारे जो कलर्स हैं वो इक्वली स्कैटर होंगे, ठीक है। अब आगे देखो इसका मतलब। सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं स्कैटरिंग का, रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये हमारा सन है और जब सन रेज एनवायरनमेंट में इंटर कर रही है, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या देखता है कि जो पार्टिकल्स हैं एनवायरनमेंट में ऊपर में वो काफी ज्यादा माइन्यूट, काफी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट्स पड़ी, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू रास्ते में ही बिखर गया। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा कौन सा कलर आ रहा है, देखो VIB खत्म हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ येलो आया, ऑरेंज आया, रेड आया। ऑब्जर्वर के पास मैक्सिमम कलर रेड पहुंच रहा है, इसलिए ऑब्जर्वर की आंखों में इमेज कैसा बनेगा, सन का रेड बनेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनसेट के भी टाइम में यही होगा, सनराइज के भी टाइम में यही होगा। यहां भी देख सकते हो आप कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ये तो आगे आ ही रहा होगा। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे व्हाइट कलर ऑफ द स्काई एट नून। व्हाइट कलर क्यों दिखता है, व्हाइट कलर इसलिए दिखता है, यहाँ पे ब्लू स्काई और रेड सनसेट का भी दिख रहा है कि रेड वाला तो अभी आपने देख लिया कि रास्ते में ही ऐसे आता है लाइट विबग्योर, ठीक है। जो सबसे स्मॉल वेवलेंथ वाले हैं वो रास्ते में सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले हैं वो ज्यादा पहुंचते हैं। तो इसीलिए शाम के समय और सुबह के समय आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। नून में होता क्या है, कम एटमॉस्फेयर है, सूरज बिल्कुल ओवरहेड होता है, लेस स्कैटर होता है, इसीलिए जो है ब्लू स्काई दिखता है और व्हाइट सन दिखता है, और कभी कभी आपको व्हाइट स्काई भी अपीयर होता है, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट, क्योंकि व्हाइट जो है इक्वली पूरे एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमने बताया ना, पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है वेवलेंथ से तो सारे कलर इक्वली स्कैटर होंगे, तो सारा कलर इक्वली स्कैटर होगा तो बिल्कुल व्हाइट दिखाई देगा सब कुछ, है ना। सन की तरफ देखोगे तो सन नियरली ओवरहेड पे है, लेस ब्लू स्कैटर्ड हो रहा है, तो ऑब्जर्वर कैसा देखेगा, व्हाइट पूरा देख सकता है। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। देखो इसी के लिए हम लोग थे। अब देखो यहाँ पे ब्लू कलर क्यों होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे एटमॉस्फेयर में स्कैटर करते हैं लाइट रेज को, शॉर्टर वेवलेंथ जो कि ब्लू वायलेट का है वो इजीली स्कैटर हो जा रहा है। दिख रहा है ये शॉर्टर वेवलेंथ वाले कैसे हो रहे हैं, इजीली यहाँ पे स्कैटर हो जा रहे हैं और फैल जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं। तो बिखर जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो काफी थिक है,
तो इतना थिक है। और मोस्टली ये जो है VIB वॉयलेट इंडिगो ब्लू यहाँ पे क्या हुआ, बिखर गया, इसीलिए हमको ऑब्जर्वर को आसमान कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है। चलो ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। चलो एक एस्ट्रोनॉट आ गया, एस्ट्रोनॉट उड़ के चला गया यहाँ ऊपर। अब ये स्काई की तरफ देख रहा है, कौन से कलर का दिखेगा स्काई, स्काई इसको ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक क्यों दिखाई देगा, ऊपर कोई इन्वायरमेंट ही नहीं, लाइट स्कैटरिंग नहीं हो रही है, कोई पार्टिकल नहीं, वैक्यूम है चारों तरफ, तो कोई भी यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी, इसीलिए इसको ऊपर ब्लैक दिखाई देगा। फिर ये क्या करता है, ये बंदा नीचे की तरफ देखता है, किसकी तरफ, अपने अर्थ की तरफ। अर्थ अगेन इसको ब्लू दिखाई देगा। क्यों ब्लू दिखाई देगा, अरे भाई जो स्कैटरिंग हो रही है वो है, तो इसलिए इसको ऊपर से भी अर्थ कैसे दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। नेक्स्ट है ब्लैक कलर ऑफ द स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई बता दिया कलर्स आ रहे हैं, स्कैटरिंग यही एनवायरनमेंट में हो रही है, इस एनवायरनमेंट से ऊपर चले जाओ, स्कैटरिंग खत्म हो गई, आपको कैसा दिखेगा आसमान, ब्लैक दिखेगा। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ब्लैक दिखते हैं, बिल्कुल, बल्कि आसमान तो है ही नहीं, यहाँ पे आसमान है कहाँ, ये तो बस स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग की वजह से ये ब्लूइश दिख रहा है, आसमान का तो कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, फर्दर अब बात करते हैं व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स के बारे में कि इसका कलर व्हाइट क्यों दिखता है। आपने पढ़ा वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ना, और पार्टिकल ऑफ साइज के साथ भी इसका रिलेशनशिप है। तो पार्टिकल ऑफ साइज अब जब बड़े हो गए तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ से बड़े हैं तो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो इक्वली रिफ्लेक्ट होंगे, तो इक्वली रिफ्लेक्ट होगा तो व्हाइट लाइट पूरी व्हाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लाउड्स कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है। The droplets in the clouds are big compared to the wavelength of light। कल वेवलेंथ जो है ना लाइट की, उससे भी बड़े हैं इसके पार्टिकल्स, और इसीलिए जो है सारा का सारा कलर एक जैसा जो है स्कैटर होता है, इसीलिए कैसा दिख रहा है, व्हाइट। यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। देखो यहाँ पे अलग अलग कलर का सिग्नल भेज रहा है, ब्लू है ज्यादा डेविएशन, ग्रीन है कम डेविएशन, येलो और कम डेविएशन, ऑरेंज और कम डेविएशन, और वेवलेंथ सबसे छोटा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। तो रेड वाला सबसे कम डेविएट होगा, ठीक है, क्लास के थ्रू जा रहा है ना, या फिर एनवायरनमेंट के थ्रू जा रहा है, तो सबसे कम रिफ्लेक्शन किसको मिलेगा, रेड वाले को सबसे कम डेविएट होगा रेड वाला, इसीलिए इसको सिग्नल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था चैप्टर का पूरा एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर मोस्टली आपका कैसा था, इंफॉर्मेटिव था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।